बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामीन, पाकसाई कौम के ऑफिशियल फोरम पर एक बार फिर आपको बहुत खुशामदीद। आज के सेशन में जो कि मीट ए साइंटिस्ट सीरीज़ का ही पार्ट है, हम आपकी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब से करवाएंगे। ये वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में मनवाकर बिलाशुबा हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। बिना ताखीर किसी ताखीर के हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए टाइम देने के लिए। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके तारुफ से स्टार्ट करते हैं, यानी आपका जो आबाई इलाका है और आपकी जो मौजूदा मुलाजमत है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की, इसके बारे में आप प्लीज़ हमें कुछ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। मैंने अपनी जो बुनियादी तालीम थी, इब्तदाई तालीम थी, वो मैंने नारोवाल की एक तहसील है ज़फ़रवाल, उसके गांव से हासिल की थी। और प्राइमरी तक मैंने अपने गांव में ही एजुकेशन हासिल की थी और उसके बाद प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक करीब ही जो तहसील है ज़फ़रवाल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था और मैट्रिक में मैंने पूरे स्कूल के अंदर टॉप किया था। उसके बाद मेरी एफएससी और उसके बाद की सारी तालीम जो है वो लाहौर की है। एफएससी, बीएससी, एमएससी मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी। उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं था और फिर ये यूनिवर्सिटी बना है। फिर मैंने एमफिल और पीएचडी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से की थी और 2009 में भी फिर मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी और 2009 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरी प्रमोशन होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिर 2014 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गया था और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होने के बाद फिर मैंने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का प्रेसिडेंट फेलोशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम था पोस्ट डॉक के लिए, वो मैंने जो है वो विन किया था और फिर मैंने 1 साल की पोस्ट डॉक की थी इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में। फिर 2016 में जब मैं वापस आया हूँ तो उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी रहा, तकरीबन 3 मंथ के लिए, और चेयरमैन हॉल काउंसिल भी रहा। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने मुझे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक सब कैंपस था नारोवाल में, जो कि एक पब्लिक कैंपस है, उस पे जो है वो मुझे भेज दिया एज अ डायरेक्टर कैंपस। और वहाँ पे मैं रहा हूँ तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा। के बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में कन्वर्ट हो गई थी, अपग्रेड हो गई थी, तो फिर मुझे जो है वो वापस आना पड़ा। और यूनिवर्सिटी ऑफ जो नारोवाल जो इस वक्त है, जो कि हमारा पहले कैंपस, उसमें मैंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन अपनी की थी और बेसिकली मैंने अपने हाथों से वो सारी चीज़ें करवाई थी, जिसमें 2 PC1 भी थे जो कि तकरीबन 4,500 मिलियन के थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के लिए थे। फिर मैं दोबारा जब मैं वापस आया हूँ उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम बना दिया। और फिर जब मैं डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम ही था अभी, तो फिर हमारे नए वाइस चांसलर आए। हमारा एक मंडी बहाउद्दीन में हमने एक कैंपस खोला जिसकी फंडिंग HEC ने की थी। ये सितंबर 2019 में शुरू किया था, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया था एज अ डायरेक्टर कैंपस। और वहाँ पे भी सबसे पहले जो प्रोग्राम था वो मैंने इनिशिएट कराया था, यानी स्टार्ट ही उसको किया था। आजकल मैं जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एमफिल और पीएचडी की रिसर्च करा रहा हूँ और साथ में टीचिंग जो है वो कर रहा हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी का आपका आगाज हुआ और उसके बारे में आपने बताया कि कैसे हुआ और कब हुआ। आपके अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अभी तक आपको इस जर्नी में कौन कौन से अवार्ड्स ऐसे हैं जो मिल चुके हैं? देखिए, एक तो आपको बता दूं कि मेरे पास जो है वो रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड, जो कि नेशनल अवार्ड है PCST से, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये मैंने 2 लगातार 2012 में, 2013 में ये अवार्ड जो है वो जीते थे। उसके बाद मैंने 2015 में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रेसिडेंट फेलोशिप अवार्ड जो है वो जीता था पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। उसके बाद 2017 में ही मैंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन द इस्लामिक वर्ल्ड ये विन किया था।
2017 में ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में रिसर्च के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की थी। माशाल्लाह। सर आपको, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, उसमें इस्लामिक वर्ल्ड के बेहतरीन रिसर्चर का जो अवार्ड मिला है, जो आपकी वजह शोहरत बना, ये कब मिला और किन रिसर्चर्स को ये अवार्ड मिलता है? देखिए, एक तो ये है कि हर 2 साल के बाद ये अवार्ड अनाउंस होता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन द इस्लामिक वर्ल्ड। और ये बेसिकली ये अवार्ड जो है उन लोगों को मिलता है जिन्होंने एनवायरमेंट रिलेटेड रिसर्च के अंदर एक अच्छा काम किया और अच्छी पब्लिकेशन जो है वो उनकी हो। और इस सिलसिले में ये जो है वो अनाउंस किया गया था 2016 में ये अवार्ड, और 2017 में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए थे। बेसिकली ये अवार्ड, वैसे तो नाम इसका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, लेकिन ये अवार्ड जो है इसको दिया गया था असेस्को की तरफ से। असेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो रबात में है, मोरक्को के शहर रबात में, और उन्होंने इसको इवेल्युएट किया था। और वहीं पे जो है वो मुझे उन्होंने, जब मैं विनर डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बुला के मुझे ये अवार्ड दिया, और साथ में एक कैश प्राइज था $12,500, वो मुझे जो है वो दिया गया 2017 में। ये जो अवार्ड दिया गया था ये एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की, जो इस्लामिक वर्ल्ड्स के डिफरेंट कंट्रीज के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स थे, उनकी मीटिंग थी, उसमें मुझे ये अवार्ड जो है वो दिया गया था 25 अक्टूबर 2017 में। डॉक्टर साहब, किस किस तहकीक के नतीजे में ये आपको अवार्ड मिला? क्या रिसर्च थी आपकी जिसकी वजह जी, से ये अवार्ड मिला? बेसिकली मेरी रिसर्च जो इस अवार्ड का बाइस बनी थी वो थी पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली वेस्ट में चली जाती हैं, और वेस्ट में जाने के बाद वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काज करती हैं, डिफरेंट तरह के रिस्क जो हैं वो क्रिएट करती हैं। और मैंने सबसे पहले उनका एक तो ये किया था कि उनकी मॉनिटरिंग की थी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी, और फिर उसको मैंने चाइना के अंदर भी उसको जो है वो उसकी डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर किया था, जिसमें एक तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में किस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, कितना ये रिस्क क्रिएट करते हैं, किस तरह के ये नए केमिकल्स बनाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, और उन केमिकल्स का क्या जो है वो साइड इफेक्ट होता है या रिस्क है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी पब्लिकेशंस की हुई थी, और इनके ऊपर मैंने इन सारी पब्लिकेशंस का एक मजमुआ जो है वो उनको भेजा था, और उस बेस पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स थे, तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से 200 के करीब लोग थे जिन्होंने उस पर अप्लाई किया हुआ था, और फिर मुझे जो है वो उसके लिए सिलेक्ट किया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो आपने खुद जिक्र किया, जैसे फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से हवाले से आपने काफ़ी काम किया हुआ है, इसमें वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, मुरक्कबात हैं जो माहौल पे बुरा असर डालते हैं, जो स्पेशली जो इंसानों के लिए मुज़र हैं या लिविंग बीइंग्स के लिए जनरली जो मुज़र हैं? गया। अच्छा, इसमें एक तो मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं कि केमिकल्स जो भी हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहरहाल डेंजरस है, अगर तो वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स जो है वो मोस्टली कंसर्न है। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बेसिकली, चूंकि एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या है, एंटीबायोटिक्स का फंक्शन ये है कि ये बेसिकली माइक्रोब्स को किल करती हैं। जब इंसान लेता है इसको, तो बेसिकली इंसान के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एंटीबायोटिक्स उन माइक्रोब्स को किल करती हैं। जब हम इसको एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं थ्रू डिफरेंट वेज, जिसमें एक्सक्रीशन भी आ जाती है, अनयूज्ड ड्रग्स का भी डिस्पोजल आ जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट भी आ जाता है, तो बेसिकली जी जो उन्हीं माइक्रोब्स को जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होती है उनको किल करना शुरू कर देती है।
और इसकी वजह से उन माइक्रोब्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और वो माइक्रोब्स जब दोबारा हमारे ऊपर अटैक करती है तो ये एंटीबायोटिक्स जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, वो अगर हम खाएंगे तो उनकी वजह से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा और हम आराम नहीं आ सकेगा। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और डिफरेंट जनरेशन की एंटीबायोटिक्स मार्केट में आती हैं, और क्योंकि पुरानी असर नहीं कर रही होती। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डिक्लेयर हो चुकी हैं कि दे आर रेजिस्टेंट और वो असर नहीं करती हैं। तो ये बेसिकली सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्लास है फार्मास्यूटिकल्स की जो इस कैटेगरी के अंदर आती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर ये ऐसा ही है तो इसको ओवरकम करने के लिए इसकी क्या रेमेडीज हैं जो स्पेशली जो पाकिस्तान में हम अडॉप्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बहुत से वेज हैं, वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत से तरीकाकार यूज़ किए जा रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स को रिमूव किया जा सके, क्योंकि डेफिनेटली रिमूव करना आसान है उनके साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने की निस्बत, कास्ट भी इसमें कम आती है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उस वेस्ट को डील करते हैं। इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। खास तौर पे मैं सिंपल सी अगर एक चीज़ बताऊं तो स्लज है, स्लज को डालने से ही बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसके ऊपर अटैच हो जाती हैं और उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ बैक्टीरिया है जिनको डालने से हो जाता है। कुछ केमिकल वेज हैं जिसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं, और कुछ यूवी लाइट है, फॉर एग्जांपल यूवी लाइट को भी यूज किया जाता है। तो बहुत से वेज हैं जिनसे इसको किया जा सकता है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में मैंने कहा आपको कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है तो डेफिनेटली हम कोई ऐसा वे डिजाइन नहीं कर सकते कि जब तक हमने पानी को रोकना है, वेस्ट को रोकना है, वेस्ट को रोकने के बाद उसको ट्रीट करना है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि जहरी बात है, अल्टीमेटली हमारा जो भी वेस्ट वाटर है पाकिस्तान के अंदर वो डायरेक्टली जो है वो रिवर्स में जाता है और रिवर्स से जो है वो सी में चला जाएगा। यही एक वे है वाटर के मूव करने का। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे तो फिर उसके बाद उसमें डिफरेंट जो है वो हम कर सकते हैं कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में फलां चीज कितनी क्वांटिटी में मौजूद है और उसके लिए हम कौन सा स्पेशल वे जो है वो यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। अच्छा सर, अब मैं प्रोफाइल आपकी देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपने हॉस्पिटल वेस्ट पे भी खूब काम किया हुआ है। तो पाकिस्तान में हॉस्पिटल वेस्ट को ट्रीट करने का, इसको तल्फ करने के लिए हवाले से क्या आप मौसर पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, एक सिंपल सी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहरहाल प्रोसीजरल चीज़ें चलती हैं कि इंसिनरेशन का प्रोसेस है, हॉस्पिटल वेस्ट को जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए, या मतलब डिफरेंट तरह का वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है। तो उसमें से कौन सा जो है वो चीज़ हम बात करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट है तो उसको जो है वो डंपिंग है या उसको जलाना है या उसकी इंसिनरेशन करनी है। लेकिन बेसिकली जहरी बात है, हर चीज़ की कास्ट है, और पाकिस्तान के अंदर बिकॉज वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे पास शायद इतना पैसा नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर, या प्रायोरिटीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं कि या तो हमारे पास जो है वो फाइनेंस की कमी है या हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। तो अगर तो ये चीजें हो जाएं तो बहुत हद तक हम इस वेस्ट को जो है वो डिकंटेमिनेट कर सकते हैं, उसमें से हैजर्डस मटेरियल को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, आखिरी कुछ सवालात हैं आपके अपनी रिसर्च कंट्रीब्यूशन के हवाले से। आपने अभी तक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनली कितनी रिसर्च फंडिंग सिक्योर की है? तकरीबन मैंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 2 प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास। एक 8.4 मिलियन का था, रिसर्च की अगर हम बात करें तो 8.4 मिलियन का था, एक 5.9 मिलियन का था। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो HEC से हासिल किए थे। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए था, उसकी जो फंडिंग थी वो
स्पेसिफाइड तो नहीं थी कि कितनी फंडिंग है, लेकिन उसमें जो है वो एक स्कॉलरशिप अमाउंट जो है साल के लिए तकरीबन उसमें 2 लाख युआन जो है वो चाइनीज ये उसकी अमाउंट थी। बाकी जितना कितना स्कॉलरशिप हासिल होता था एग्जैक्टली मैं उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो एक चाइनीज गवर्नमेंट का अपना डॉक्यूमेंट था जो कि सिर्फ सुपरवाइजर को प्रोवाइड किया जाता था। सही। इसके अलावा ठीक। अगर रिसर्च के अलावा बात करें तो मैंने बात की कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नारोवाल कैंपस में रहते हुए मैंने 2 PC1 जो है वो अप्रूव कराए थे। एक था तकरीबन 2400 मिलियन का और एक 2100 मिलियन का। तो ये तकरीबन 4.5 अरब रुपए के 2 प्रोजेक्ट थे, जिसमें से एक था स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का और एक था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर अशफाक अहमद सेंटर इन बेसिक साइंसेज। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, खुद रिसर्च से इन्वॉल्व होने के नाते मुझे पूरा अंदाजा है कि हाउ बिग दीज अचीवमेंट्स कुड बी बीइंग इन पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब, आपके पास टोटल रिसर्च स्टूडेंट्स अभी तक आपने कितने सुपरवाइज किए हैं? तकरीबन जो है वो चूंकि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तो पीएचडी जो है वो बहुत लेट शुरू की थी। पहले सिर्फ एमफिल होता था, तो तकरीबन मैंने 25 एमफिल स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया है और इस वक्त 2 पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। बाकी बहुत से बीएस के स्टूडेंट्स को और एमएससी के स्टूडेंट्स को भी मैंने सुपरवाइज किया। सही। तो अपने स्टूडेंट्स को आप जैसा ही रिसर्चर, एक कामयाब रिसर्चर बनने के लिए आप क्या नसीहत करते हैं, क्या आपकी एडवाइस होती है? देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि कंसंट्रेशन। क्योंकि लिटरेचर पढ़ना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है और लिटरेचर के अंदर जो रिसर्च हुई है डेफिनेटली आपने उसको एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड द पेशेंस। आपको उस पर टाइम देना है, आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे आप अच्छी रिसर्च नहीं हासिल कर सकते। जहरी बात है, लिटरेचर से आपने जज करना है कि कौन सी इसमें रिसर्च हुई है इस फील्ड के अंदर और आप इसके अंदर क्या नया कर सकते हैं। जितना अच्छा लिटरेचर आपका रिव्यू होगा उतने अच्छे तरीके से आप अपने आइडियोज को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की कमी है और ज़्यादातर लोग जो है वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये नसीहत करता हूँ कि अब शॉर्टकट की तरफ ना पड़े, बल्कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें। एक दफ़ा पढ़े, 2 दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़े। मैं उनको ये भी बताता हूँ कि भाई हम भी इस लेवल पे पढ़ते हैं, जब नया रिसर्च पेपर्स तो हमें भी 4 दफ़ा पढ़ना पड़ता है और फिर जाके चीज़ समझ में आती है। तो यही चीज जो है वो मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आप उसको बार बार पढ़े। एक दफा पढ़ने से आपको समझ नहीं आई दोबारा पढ़े, नहीं समझ में आई तीसरी दफा पढ़े, नहीं समझ में आई तो मेरे पास आ जाए और मुझसे आगे पूछें कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के नेशंस के लिए वक्त निकाला। एक आखिरी आपसे मैं चाहूंगा कि जो लोग आपके, स्पेशली आपके एरिया में जो लोग काम करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो नाज़रीन हमारे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई खास पैगाम देना चाहें, उनको नसीहत करना चाहें? मैं बहुत सी नसीहत जो है वो ड्यूरिंग टीचिंग भी करता होता हूँ और मैं सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि आप मेहनत करें। मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ताला देगा, आप पीछे नहीं रहेंगे। और मैं उनको ये मिसाल देता हूँ अपनी कि मैं मेरी तरफ देखें कि मैंने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया। एक वो कितने दूर से गांव से मैंने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आपके सामने मैं एक रोल मॉडल मौजूद हूँ कि मैंने किसी सिफारिश के बगैर ये चीज़ जो है वो हासिल की, ये पोजीशन हासिल की और इस वक्त मैं इस पोजीशन पे मौजूद हूँ। और मैं ये कहता हूँ साथ स्टूडेंट्स को कि झूठ मत बोले, क्योंकि ये जो झूठ है वो उसने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है। और तीसरी चीज़ जो मैं अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि वो ना करें, वो ये है कि वो ईमानदारी से काम करें, चापलूसी की तरफ ना पड़े और लोगों की मुंह पे तारीफें करना बंद करें और उनको पीछे से अच्छा याद करें।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके इन आखिरी कुछ वर्ड्स में से क्रक्स निकालना चाहूँ तो वो है मेहनत है और ईमानदारी है। यकीनन ये जो रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सर आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज की नशिस्त के लिए हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत सूदमंद रहा होगा। थैंक यू सर।